करेंगे। हमारे मध्य में हमारे विपक्ष के नेता ठाकुर जयराम जी, हमारे मध्य में हमारी पार्टी के गतिशील अध्यक्ष डॉक्टर राजीव बिंदल जी, केंद्र में मंत्री ठाकुर अनुराग सिंह जी। मैं समय की परिधि को ध्यान में रखते हुए अपनी बात संक्षेप में कहना चाहता हूं। मंच पर विराजमान आदरणीय श्री सुदान सिंह जी, हमारे प्रभारी सह प्रभारी बंसल साहब जो हमारे सांसद हैं, यहाँ पर सांसद श्रीमान किशन कपूर जी, विधायकगण, पूर्व विधायकगण, पूर्व में रहे मंत्री एवं यहाँ जिला कांगड़ा के अलग अलग विधानसभा क्षेत्रों से आई हुई जनता जनार्दन एवं कार्यकर्ता भाइयों, पत्रकार मित्रों, मैं आदरणीय श्री जगत प्रकाश नड्डा जी पूरे देश का भ्रमण करते हैं, पर आज महा जनसंपर्क अभियान में आप हमें आशीर्वाद देने के लिए यहाँ जसूर नूरपुर में आए हैं। मैं आपका बहुत आभार एवं धन्यवाद प्रकट करना चाहता हूँ। आदरणीय नड्डा जी, आप 9 साल बेमिसाल, और इन 9 सालों में आप जिस पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, वहां पर आपने गरीब कल्याण एवं सुशासन की आपके द्वारा जो परिकल्पना दी गई है, उस मामले को महा जनसंपर्क अभियान में जनता जनार्दन के बीच में लेकर के जा रहे हैं। हमें सिर्फ और सिर्फ सम्माननीय जगत प्रकाश नड्डा जी को सुनना है। आपने कांगड़ा जिला और नूरपुर को, जसूर को चुना, और यहाँ पर हमारे साथियों ने जो मेहनत की है, ऐसी तमाम साथियों का धन्यवाद। और जो जनता जनार्दन सम्माननीय नड्डा जी को सुनने के लिए आई है, उनका बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत आभार। जय हिंद, जय हिमाचल। धन्यवाद प्रभात जी। और मेरा विनम्र निवेदन रहेगा, हमारे कांगड़ा के लोकप्रिय सांसद श्री किशन कपूर जी से कि वो मंच पर आए और आदरणीय नड्डा जी का स्वागत करें। श्री किशन कपूर जी। बोलो भारत माता की, बोलो भारत माता की। मेरा निवेदन है कि जो हमारी बहनें खड़ी है, नौजवानों से निवेदन है कि उनको जगह दे दें। विश्व की सबसे बड़ी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष परमादरणीय श्री जगत प्रकाश नड्डा जी, हमारे प्रदेश के अध्यक्ष श्री डॉक्टर राजीव बिंदल जी, पार्टी के वरिष्ठ नेता और पूर्व में रहे मुख्यमंत्री और विपक्ष के नेता आदरणीय श्री जयराम, श्री केंद्रीय मंत्री श्री अनुराग ठाकुर जी, आदरणीय योग्य श्री सुदान सिंह जी, श्री अविनाश राय खन्ना जी, श्री संजय टंडन जी, श्री दीपन सिंह परमार जी, सभी विधायकगण और हमारे अतिथि राज्यसभा के सांसद श्री बंसल जी, मंच पर असीम सभी विधायकगण, यहाँ उपस्थित भाई और बहनों, सबसे पहले तो मैं हमारे प्रदेश के लाभ श्री जगत प्रकाश नड्डा जी का यहाँ पधारने पर सांसद होने के नाते हार्दिक अभिनंदन और स्वागत करता हूँ। केंद्र की जो योजनाएं हैं, आदरणीय हमारे राष्ट्रीय नेता उनके बारे में चर्चा करेंगे, और यहाँ जो प्रदेश की योजनाएं हैं उसमें
हमारे विपक्ष के नेता श्री जयराम ठाकुर जी और हमारे प्रदेश के अध्यक्ष श्री डॉक्टर राजीव बिंदल जी यहाँ इनको आपको बताएंगे। मुझे एक ही बात करनी है कि इन पिछले सालों में जितना विकास के लिए अधिक धन कांगड़ा चंबा पार्लियामेंट चुनाव क्षेत्र के लिए मिला, उसमें जो प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के लिए कांगड़ा और चंबा के लिए 1066 करोड़ की सड़कों के लिए पैसा मिला और जल जीवन मिशन में 1320 करोड़ रुपया केंद्र से हमें मिला और RDSS में रिवाइंड डिस्ट्रीब्यूशन स्कीम में कांगड़ा चंबा के लिए 475 करोड़ रुपया और सेंट्रल रोड बंद के लिए 133 करोड़ रुपया। करोड़ रुपया और यहाँ बहुत सारे काम जो पहले नहीं हुए थे पहली बार हो रहे हैं। पठानकोट से मंडी तक 4 लेन का काम युद्ध स्तर पर लगा है। मटौर से लेकर शिमला तक 4 लेन का काम बोली युद्ध स्तर पर लगा है और चंबा का नेशनल हाईवे बन रहा है। चंबा विकास की दृष्टि से आकांक्षी जिला था, पर आदरणीय श्री नरेंद्र मोदी जी के आशीर्वाद से आज चंबा पूरे भारत में आकांक्षी जिलों में जिसका दूसरा स्थान आज विकास की दृष्टि से है। ये छोटी बात नहीं, बहुत बड़ी बात है। इस प्रकार से कांगड़ा के विकास के लिए हम जहां आदरणीय श्री नरेंद्र मोदी जी का धन्यवाद करते हैं, वहां हमारे जो राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री जगत प्रकाश नड्डा जी और श्री अनुराग ठाकुर जी का भी धन्यवाद करते हैं। इनका जो हमें सहयोग मिला, समय पर जो सहयोग मिलता है, हम इनका मैं जनता कांगड़ा की जनता की ओर से धन्यवाद करना चाहता हूं। मुझे ज्यादा कुछ नहीं कहना। आप सब लोग यहाँ आए, दूर दूर से चंबा से भी लोग आए और कांगड़ा जिला के पूरे लोग यहाँ आए और आदरणीय नड्डा जी का फिर से धन्यवाद कि उन्होंने इस स्थान को चुना और यहाँ हमें आशीर्वाद देने के लिए आए हैं। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को यहीं विराम देता हुआ जय हिंद जय हिमाचल। धन्यवाद कपूर साहब। और मेरा विनम्र निवेदन रहेगा भारतीय जनता पार्टी के जुझारू और गतिशील सामान्य प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर राजीव बिंदल जी से कि वो मंच पर आए और भारतीय जनता पार्टी के हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय नड्डा जी का स्वागत करें। श्रीमान डॉक्टर राजीव बिंदल जी एक बार मेरे पीछे उद्घोष करेंगे, गर्मी भी कम हो जाएगी। बोलिए भारत माता की। स्वागत है भाई, स्वागत है नड्डा जी का, स्वागत है भाई, स्वागत है भाई। ये दम मारो जरा, अभी तो खूब नारे लगा रहे थे। स्वागत है भाई, स्वागत है, स्वागत है भाई, स्वागत है। बोलिए भारतीय जनता पार्टी। धन्यवाद। आज हमारे लिए, हिमाचल वासियों के लिए, कांगड़ा वासियों के लिए, चंबा वासियों के लिए, कांगड़ा संसदीय क्षेत्र के लिए ये गौरव का विषय है कि भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हिमाचल प्रदेश के सपूत, हिमाचल जैसे छोटे प्रांत से निकल करके दुनिया की सबसे बड़ी राजनीतिक पार्टी के अध्यक्ष पद को शोभायमान करने वाले आदरणीय नड्डा जी हमारे बीच पधारे हैं। जरा एक बार तालियों की गड़गड़ाहट चलती रहे। ये चित्र आगे छोड़ करके केवल तालियां बजाएंगे जोर से। एक बार बोलिए स्वागत है भाई, स्वागत है।
मध्य विराजमान है भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष आदरणीय श्री सौदान सिंह जी, उनका हार्दिक स्वागत अभिनंदन। हमारे प्रदेश के यशस्वी पूर्व मुख्यमंत्री, विकास की गाथा को तेज गति से लिखने वाले आदरणीय श्री जयराम ठाकुर जी, युवाओं की एनर्जी, युवाओं को प्रेरणा देने वाले केंद्रीय मंत्री श्री अनुराग ठाकुर जी, हमारी पार्टी के माननीय प्रभारी आदरणीय श्री अविनाश राय खन्ना जी, हमारी पार्टी के माननीय सह प्रभारी चंडीगढ़ से पधारे आदरणीय श्री संजय टंडन जी, माननीय सांसद श्री कृष्ण कपूर जी, हमारे मेहमान उत्तराखंड से हमारे बीच में महाअभियान को चालना देने के लिए पधारे आदरणीय सांसद श्री नरेश बंसल जी, मंच पर विराजमान भारतीय जनता पार्टी के सभी श्रेष्ठ नेतागण, भारतीय जनता पार्टी के विधायकगण, पूर्व मंत्रीगण, पूर्व विधायकगण और इस पंडाल में मौजूद हजारों की संख्या के अंदर भारतीय जनता पार्टी के नेता और कार्यकर्ता भाइयों बहनों, आज ये रैली का जो प्रबंध देखने वाली टीम है, मैं उनको एक बार अपनी ओर से बहुत बहुत बधाई देता हूँ। आदरणीय श्री विपिन परमार जी जो रैली के प्रभारी है, और त्रिलोक कपूर जी जो हमारे आदरणीय महामंत्री है, और रणवीर निक्का जी जो स्थानीय विधायक हैं। इस प्रकार और इन्होंने युवा मोर्चा, महिला मोर्चा, बाकी सब मोर्चे, पूर्व विधायकगण और चंबा के भी विधायकगण और पूर्व विधायकगणों का योगदान लेते हुए आज ये शानदार रैली माननीय नड्डा जी के स्वागत में आयोजित की है। एक बार माननीय नड्डा जी के लिए और अपने लिए, दोनों के लिए जोरदार तालियां बजाइए। बोलिए भारत माता की। मेरे मीडिया के साथियों, उपस्थित भाइयों बहनों, हिमाचल के लिए आनंद का विषय है। छोटा सा हिमाचल, प्यारा सा हिमाचल, और हिमाचल से निकल करके देश के अंदर अपनी कार्य कुशलता की गूंज लेकर के पहुंचे आदरणीय जगत प्रकाश नड्डा जी, हिमाचल के सपूत, और हिमाचल को इन्होंने शोभायमान किया है। ये हमारे लिए और भाजपा के लिए गौरव का विषय। साथियों, केवल भारतीय जनता पार्टी भारत की सबसे बड़ी राजनीतिक पार्टी नहीं बनी है, अपितु दुनिया की सबसे बड़ी राजनीतिक पार्टी बनी, और उसके अंदर देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र भाई मोदी जी, हमारे माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री जगत प्रकाश नड्डा जी, और हमारे माननीय होम मिनिस्टर अमित शाह जी का और आप सब लोगों का बहुत बड़ा योगदान है। आज हमें एक धन्यवाद ज्ञापन करना, अपनी व्यस्तताओं में आपने हिमाचल प्रदेश के लिए 3 दिन का समय दिया। उत्तर प्रदेश जाते हैं तो 1 दिन के लिए, मध्य प्रदेश जाते हैं तो 1 दिन के लिए, गुजरात जाते हैं तो 1 दिन के लिए। हमारा और आपका सौभाग्य है, आप कांगड़ा के अंदर आप सबको संबोधित कर रहे हैं। इसके बाद हमीरपुर जाएंगे, बिलासपुर जाएंगे, मंडी जाएंगे और कुल्लू में जनसभा को संबोधित करेंगे। हम आपका बहुत बहुत आभार व्यक्त करते हैं, धन्यवाद करते हैं। माननीय साथियों, ये महाअभियान श्रद्धेय नरेंद्र मोदी जी के 9 साल का महाअभियान माननीय नड्डा जी हिमाचल प्रदेश में आपके मार्गदर्शन में चल रहा है। जैसा आपने गाइड किया,
को प्रेस कॉन्फ्रेंसिस का सिलसिला शुरू हुआ, सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स मीट का सिलसिला शुरू हुआ, 1 तारीख को विशिष्ट जनों से संवाद और संपर्क का सिलसिला शुरू हुआ और ये सिलसिला जारी है। और इसी कड़ी के अंदर आप 2 बड़ी रैलियों को संबोधित करेंगे, ये हमारे लिए बहुत आनंद का विषय है। हमारे यहाँ मंडलों के अंदर मोर्चों के सम्मेलन, व्यापारी सम्मेलन, प्रबुद्ध जन सम्मेलन, ये सारे कार्यक्रम विधिवत तरीके से चल रहे हैं। और माननीय नड्डा जी, हम इन कार्यकर्ताओं की बदौलत, इनकी मेहनत की बदौलत आपको विश्वास दे सकते हैं कि हिमाचल प्रदेश, आपका हिमाचल इस संगठनात्मक कार्य के अंदर अग्रणी भूमिका निभाएगा, ऐसा हम आपको विश्वास देते हैं। माननीय साथियों, मैं केवल एक बात कह करके, और क्योंकि बहुत गर्मी में दूर दूर से आप पहुंचे हैं, आपने श्रद्धेय नड्डा जी को सुनना है, मैं एक हाथ जोड़ करके आपसे प्रार्थना करना चाहता हूं। माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी हिमाचल से है और उनकी प्रतिष्ठा, उनका सम्मान वो हमारे और आपके हाथ में है। आइए सब लोग मिल करके माननीय मोदी जी का ये जो अभियान है, इसको बखूबी कामयाब करें और 2024 के लिए हम अपने आप को पूरी तरह से तैयार करें। माननीय नड्डा जी, लक्ष्य निर्धारित किया है, साथियों आपकी बदौलत है, 8 लाख परिवारों में जाने का लक्ष्य है। हम सब आप लोग 8 लाख परिवारों में जाएंगे, हैंडबिल देंगे, पोस्टर देंगे, स्टिकर लगाएंगे और मोदी जी की उपलब्धियां जन जन तक पहुंचाएंगे। ये विश्वास और केवल कार्यकर्ताओं के बदौलत, आपके उत्साह और जुनून की बदौलत मैं माननीय नड्डा जी को लेता। मैंने देखा आपका उत्साह सड़कों पर दिख रहा था, माननीय नड्डा जी आ रहे थे, आप सड़कों पर नारे लगा रहे थे, झंडे लेकर के खड़े थे, पोस्टर लेकर के खड़े थे। ये उत्साह, ये जुनून, ये बना करके रखना है, इसको आगे बढ़ाना है, घर घर जाना है, मोदी जी का मंत्र घर घर में पहुंचाना है। इतना कह करके आप सबको बहुत बहुत नमस्कार, माननीय नड्डा जी का धन्यवाद। 2 उद्घोष करेंगे, बोलिए भारत माता की। अब एक बार सारी पट्टिकाएं लहराइए ऊपर, बोलिए भारत माता की। जरा कैमरे पीछे को करेंगे, बोलिए भारत माता की। वंदे वंदे वंदे, नरेंद्र मोदी जिंदाबाद, जेपी नड्डा जिंदाबाद। धन्यवाद, जय हिंद। बहुत बहुत धन्यवाद सामान्य प्रदेश अध्यक्ष जी। ये जो आज विशाल समागम है, ये हमारी पार्टी के सामान्य प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर राजीव बिंदल जी के नेतृत्व में यहाँ पर आयोजित हुआ और यहाँ पर जो हमारी बहनें बहुत सी खड़ी है, कृपया करके मेरे भाइयों से निवेदन है कि उनको स्थान दे दें। ये बहुत पुण्य का काम होगा। अब इससे पहले कि मैं हमारे युवाओं की धड़कन, दुनिया के सबसे ताकतवर नेता और भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी की कैबिनेट में हिमाचल प्रदेश के नौजवान, युवा और खेल और सूचना और प्रसारण मंत्री के रूप में काम कर रहे श्री अनुराग ठाकुर जी को निमंत्रण दूं। इससे पहले मेरे साथ नारा दोहराएंगे, उनका अनुराग जी को जय श्री राम, अनुराग जी को जय श्री राम। श्री अनुराग जी। माता की। भारतीय जनता पार्टी के
सम्माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष, राज्यसभा के माननीय सांसद और जिनके मोदी सरकार में स्वास्थ्य मंत्री रहते हुए हिमाचल प्रदेश को बहुत सारी सौगातें मिली, ऐसे परम आदरणीय जगत प्रकाश नड्डा जी, नेता प्रतिपक्ष और पूर्व में रहे मुख्यमंत्री आदरणीय भाई जयराम ठाकुर जी, भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष आदरणीय माननीय सुदान सिंह जी, हिमाचल प्रदेश के जुझारू अध्यक्ष पूर्व में रहे मंत्री आदरणीय भाई राजीव बिंदल जी, यहाँ के लोकप्रिय सांसद आदरणीय किशन कपूर जी और राज्यसभा के सांसद नरेश बंसल जी, सम्मानित मंच उपस्थित सभी आदरणीयों के मेरे भाई और बहनों, चुने हुए सभी प्रतिनिधि और मीडिया से आए हुए मेरे प्रिय मित्रों, मैं सबसे पहले तो आप सबकी ओर से माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का वीर भूमि और देवभूमि हिमाचल प्रदेश के इस द्वार नूरपुर में इनका बहुत बहुत स्वागत और अभिनंदन आप सबकी ओर से करता हूं। मित्रों, बहुत खूबसूरत कार्यालय, भारतीय जनता पार्टी का अपना कार्यालय और इतना खूबसूरत बना है, वो आदरणीय नड्डा जी के कर कमलों से उसका उद्घाटन हुआ, उसके लिए मैं आप सबको बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं देता हूं। मैं बधाई देता हूं आदरणीय निक्का जी को, आदरणीय विपिन परमार जी को, त्रिलोक कपूर जी को, हंसराज जी को और सारे पार्टी के वरिष्ठ नेताओं को, जिला कांगड़ा को, चंबा को, जो यहाँ पर एक शानदार कार्यालय भी बना, बहुत बड़ी सुविधा बनी है। मित्रों, केवल भारतीय जनता पार्टी शायद एक पार्टी देश में होगी जिसका लगभग हर जिले में कार्यालय बनकर तैयार हो रहा है। कार्यकर्ताओं की चिंता और जनता की चिंता, जिनके लिए एक स्थान हो कि कहां पर जाकर उनसे मिलना है। मैं एक और देख रहा हूं कि देश में बंगाल में जब हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष गए तो वहां पर कुछ शरारती तत्वों ने, जिनका तृणमूल कांग्रेस से संबंध था, इनकी गाड़ी पर पथराव भी किया। उस बंगाल में जहां ममता दीदी की सरकार हो, वो बंगाल चल रहा है, साथ ही चल रही है बंगाल की अस्मिता, बंगाल की पहचान, बंगाल की शान, बंगाल का नाम और जलाने का काम कर रहा है ममता दीदी और उनके वहां के लोग। वो बंगाल जो कभी जाना जाता था सुभाष चंद्र बोस जी के लिए, डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी के लिए, रविंद्रनाथ टैगोर जी के लिए, स्वामी विवेकानंद जी के लिए, उसी बंगाल का नाम आज बदनाम हो रहा है। हिंसा की बात करें तो वहां पर देखने को मिलता है कि हिंसा, तुष्टीकरण, अराजकता, भ्रष्टाचार बंगाल का न्यू नॉर्मल बन गया। ये मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि वहां पर फिर पंचायती राज के चुनाव आए, फिर आम जनमानस पर हिंसा होनी शुरू हो गई। और मैंने नड्डा जी का नाम लेकर इसलिए याद करवाया कि यहां पर नड्डा जी आए तो आप सबने हजारों फूल बरसाए, लेकिन बंगाल में गए तो वहां पर हिंसा देखने को मिलती। ये अंतर है। मित्रों, मैं इतना जरूर कहना चाहता हूं, बंगाल इसीलिए नहीं कट मनी के लिए भी जाना जाता है। बंगाल आज नकद के बदले नौकरी के लिए भी जाना जाता है। सफाई कर्मचारी की नौकरी चाहिए तो 4 लाख दे दो, क्लर्क की नौकरी चाहिए तो 5 लाख दे दो। ये ममता दीदी से लेकर लालू जी तक यही है। यहां नकद के बदले नौकरी, कैश फॉर जॉब, तो दूसरी ओर लैंड फॉर जॉब, जमीन के बदले जॉब। ये लालू जी के जमाने में वहां पर होता है। ये सरकारें ऐसी जहां पर भ्रष्टाचार उनके ऊपर चिपका हुआ। और भ्रष्टाचार की बात मैं इसलिए करता हूं, 10 साल पहले देखेंगे तो यूपीए की सरकार में एक के बाद दूसरा भ्रष्टाचार नजर आता था, लेकिन मोदी सरकार के पिछले 9 साल उठाकर देखिए, ईमानदार सरकार नजर आती है तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व। 1 रुपए के घोटाले
घोटाले का कोई आरोप नहीं लगा पाया, ना किसी मंत्री पर, ना किसी नेता पर और ना ही प्रधानमंत्री पर। आज देश अपने आप को ज्यादा सुरक्षित महसूस करता है। सीमा पर खड़ा हमारा जवान, आज उसको आधुनिक हथियार मिलते हैं, आधुनिक वस्त्र और बुलेट प्रूफ जैकेट मिलती है, राफेल विमान मिलता है तो मिसाइल भी मिलती है। हमारे सेना को मजबूत और सशक्त भी किया और भारत को और सुरक्षित महसूस करवाया तो नरेंद्र मोदी की सरकार ने करवाया है। 1 लाख करोड़ से ज्यादा के रक्षा उपकरण आज हिंदुस्तान में बने। आत्मनिर्भर भारत को बल देने का काम हुआ। जहां देश अपने आप को सुरक्षित मोदी सरकार में महसूस करता है, वहीं आज एक सेना का जवान तमिलनाडु में अपनी बीवी की सुरक्षा की गुहार करता है। कांग्रेस और डीएमके की सरकार में पेडावेडू में उस सैनिक की पत्नी को कपड़े फाड़ के नंगा घुमाया जाता है। इससे बड़ी शर्मनाक बात क्या है? और वहां की सरकार मुख्य दर्शक बन के रहती है। स्टालिन जी उस पर कोई कदम नहीं उठाते हैं। मित्रों, तुलना इसलिए करनी होगी कि पहले बेईमानों की सरकार थी, आज पार्टी का कार्यकर्ता या जनता कह सकती है आज ईमानदार सरकार है और दमदार प्रधानमंत्री भी है। मेरे भाइयों, मैं आपसे निवेदन करने आया, एक और प्रियंका दीदी गई है मध्य प्रदेश जबलपुर, लेकिन वहीं पे राहुल गांधी जी 2018-17 में आए। वो वहां पर क्या कहते थे? 2018 में आके वहां पे गारंटी देकर गए थे कि किसानों के कर्जे माफ कर देंगे, बेरोजगारों को बेरोजगारी भत्ता देंगे। कांग्रेस की सरकार भी मध्य प्रदेश में आई, लेकिन ना बेरोजगारी भत्ता मिला और ना ही वहां के किसानों के कर्जे माफ हो पाए। राहुल गांधी जी मुंह दिखाने लायक नहीं रहे तो बहन प्रियंका जी को वहां पर भेज दिया। मेरा प्रियंका गांधी जी और कांग्रेस पार्टी से प्रश्न है कि किसानों के कर्जे क्यों माफ नहीं हुए और आज कौन से झूठे वायदे करने आए? यही मध्य प्रदेश में आज से 6 महीने पहले कांग्रेस ने कहा था आपसे 2 रुपए किलो गोबर खरीदेंगे, 100 रुपए किलो दूध खरीदेंगे, 300 यूनिट बिजली मुफ्त में देंगे, 1500 रुपए बहनों के खाते में आ जाएगा। मेरी बहनों के 1500 रुपए खाते में आ गया? वो आया कि नहीं आया? क्या 2 रुपए किलो गोबर खरीदा? क्या 100 रुपए किलो दूध खरीदा? क्या आपके बिजली के बिल माफ हो गए? अरे जब कांग्रेस ही आए तो गोबर बचा के रखो, फिर आपको पता है क्या करना है। मेरा देखना करते मैं दूध पियाना शुरू कर दूंगा। भाई और बहनों, ये फर्जी गारंटियां देकर सत्ता में आते हैं, फिर भूल जाते हैं। पहले फर्जी गारंटियां दी, अब हाफना शुरू कर दिया है। अब कोई जाता तो कहते पैसे नहीं है, नहीं है पैसे, क्या करें? भाई साहब पैसे नहीं थे तो फिर झूठे वायदे किए क्यों थे? ये बहुत अनुभवी नेता इनके चुनकर आए हैं। मैं इनके अनुभवी नेताओं से कहना चाहता हूं कि मेरी बहनों के खाते में ब्याज समेत पिछले 6 महीने के पैसे भी डालो और बगैर कोई कर्ज लिए अब हिमाचल प्रदेश को कर्ज मुक्त भी करवाओ। मेरा इतना ही निवेदन रहेगा। हमने नड्डा जी को सुनना, ज्यादा समय नहीं लेंगे, लेकिन इतना जरूर कहना चाहता हूं मित्रों, प्रधानमंत्री मोदी जी की 9 सालों की पहचान सेवा, सुशासन और गरीब कल्याण। प्रधान सेवक के रूप में काम किया, सेवा के नए आयाम स्थापित किए। सुशासन क्या होता है ये गुड गवर्नेंस नरेंद्र मोदी की सरकार ने दिखाई और गरीबों के कल्याण के लिए इतनी योजनाएं चलाई कि आज 27% गरीब गरीबी रेखा से बाहर निकालने का काम अगर 9 वर्षों में दुनिया कोई सरकार कर पाई तो नरेंद्र मोदी जी की सरकार ने किया है। नरेंद्र मोदी की सरकार। तो एक बार नड्डा जी के माध्यम से मोदी जी के 9 सालों पर उनको धन्यवाद करते हुए एक बार जोरदार नारा लगाएंगे। मोदी जी को जय श्री राम, मोदी जी को जय श्री राम, नड्डा जी को जय श्री राम। मित्रों, देश को स्थिरता और निरंतरता चाहिए।
कॉन्टिन्यूटी और स्टेबिलिटी इज द की। और आज दुनिया हिंदुस्तान में और हिंदुस्तान के नेतृत्व में उम्मीद देख रही है। हमें अपने भारत में, भारत के प्रधानमंत्री जो दुनिया के सबसे लोकप्रिय प्रधानमंत्री के रूप में उभरे हैं, 78% वोट के साथ 3 साल लगातार मोदी जी को दुनिया का सबसे लोकप्रिय नेता चुना गया। इसकी आप सबको बहुत बहुत बधाई हो, बहुत बहुत बधाई हो। और अब तो इटली की प्रधानमंत्री ने कहा मोदी जी सबसे लोकप्रिय नेता, तो ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री ने कहा मोदी इज द बॉस, मोदी इज द बॉस। ये सम्मान केवल मोदी जी का नहीं, ये 140 करोड़ भारतीयों का सम्मान है। और ऐसे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को, जिनके नेतृत्व में हमारी पार्टी और आगे बढ़ रही है, आपको भी बहुत बहुत बधाई। और नरेंद्र मोदी जी का शानदार और ईमानदार सरकार देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आप सबका इस सफल कार्यक्रम के लिए पार्टी के सभी वरिष्ठ नेताओं को बहुत बहुत बधाई। जय हिंद, जय हिमाचल, जय भारत। बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय अनुराग ठाकुर जी। एक मैंने आपको कुछ चीज सिखाई थी पहले, कोई बता सकता क्या सिखाई थी? तो आप भूल जा रहे भाई। मैंने कहा था एक नजर उधर और एक नजर इधर। आप मेरी तरफ देख ही नहीं रहे हैं। अब दोबारा गलती मत करना। इससे पहले कि मैं हिमाचल प्रदेश के एक ऐसे नेता जो गरीबों के मसीहा हैं, जो समाज के कमजोर वर्गों को के दर्द को भली भांति जानते हैं, जिनके नेतृत्व में पिछले 5 वर्षों में हिमाचल ऊंचाइयों की ओर बढ़ा है, ऐसे हमारे पूर्व में रहे मुख्यमंत्री और पार्टी के वरिष्ठ नेता, वर्तमान में विपक्ष के नेता आदरणीय श्री जयराम ठाकुर जी वो मंच पर आए और हम सबको अपना संबोधन दे। श्री जयराम ठाकुर जी, जयराम जी को जय श्री राम, जयराम जी को जय श्री राम। श्री जयराम ठाकुर जी। भारतीय जनता पार्टी के बहुत ही जुझारू अध्यक्ष आदरणीय श्री जगत प्रकाश नड्डा जी, पार्टी के हमारे राष्ट्रीय उपाध्यक्ष आदरणीय श्री सौदान सिंह जी, मंच पर उपस्थित केंद्रीय मंत्री भाई अनुराग ठाकुर जी, प्रभारी अविनाश राय खन्ना जी, सह प्रभारी श्री संजय टंडन जी, लोकसभा के सांसद किशन कपूर जी और हमारे मेहमान आदरणीय श्री बंसल जी, स्थानीय विधायक रणवीर सिंह निक्का जी, सभी माननीय विधायकगण, पूर्व विधायकगण और इस रैली के प्रभारी के नाते भाई विपिन सिंह परमार जी, यहाँ उपस्थित भाइयों बहनों, नौजवान साथियों और पत्रकार, आप सबकी ओर से मैं आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का देवभूमि हिमाचल प्रदेश जो आपका अपना, यहां पहुंचने पर हार्दिक अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं। मुझसे पहले सारी बातों का जिक्र मुझे लगता है कि काफी विस्तार से हो गया, कोई लंबी बात कहने की आवश्यकता नहीं, लेकिन मैं इतना जरूर कहना चाहता हूं कि हम सबका ये सौभाग्य है क्या जिस तरह से देश आगे बढ़ता जा रहा है, एक मजबूत नेतृत्व के नेतृत्व में आगे बढ़ता जा रहा है, उसे भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता का सीना तो चौड़ा होता ही है, लेकिन मैं समझता हूं कि हर भारतीय का सीना चौड़ा होता है, मस्तक ऊंचा होता है। यह हमारे लिए सौभाग्य की बात है। एक मजबूत नेतृत्व के नेतृत्व में भारत में केंद्र सरकार ने, भारतीय जनता पार्टी की केंद्र सरकार ने 9 वर्ष का कार्यकाल पूरा किया और 9 वर्ष में एक भारत की पहचान भारत के अंदर तक सीमित नहीं रही, लेकिन दुनिया के मानचित्र पर भारत का सम्मान, भारत की पहचान जिस कदर बनी है, उसके लिए अगर किसी को श्रेय जाता है, निश्चित रूप से श्रेय जाता है देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी को। हम सबके लिए गर्व का विषय है कि हिमाचल छोटा प्रदेश, लेकिन छोटे प्रदेश के लिए भी सम्मान की दृष्टि से बहुत कुछ मिला है।
पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय जगत प्रकाश नड्डा जो हमारे बीच में हैं। आप पूरे देश में पार्टी को मजबूत करने के लिए काम कर रहे हैं। भाई अनुराग ठाकुर जी केंद्र में मंत्री हैं और ऐसे में इस छोटे प्रदेश का सम्मान जिस प्रकार से आदरणीय मोदी जी के नेतृत्व में हुआ कि हमको कभी नहीं भूलना चाहिए। भाई और बहनों, जहां देश में विकास की गंगा हर तरह तेज गति से आगे बढ़ी है, निश्चित रूप से ये हिमाचल छोटा सा प्रदेश जहां पर भी बहुत कुछ हुआ। आप कल्पना करिए, अटल टनल रोहतांग आदरणीय नरेंद्र भाई मोदी जी ने इसका उद्घाटन किया। ऑल इंडिया मेडिकल इंस्टीट्यूट बिलासपुर, हम हिमाचल के लोगों को एम्स का मतलब दिल्ली होता था, लेकिन आज एम्स का मतलब बिलासपुर है। बहुत बड़ी देन हमको हिमाचल प्रदेश के लोगों को मिली। 3 मेडिकल कॉलेज आदरणीय जगत प्रकाश नड्डा जी जब स्वास्थ्य मंत्री थे, ऑल इंडिया मेडिकल इंस्टीट्यूट एम्स हमको बिलासपुर में मिला, 3 मेडिकल कॉलेज मिले। सैटेलाइट का हमारा पीजे सेंटर जो है वो जो ऊना में मिला। इसलिए एक नहीं अनेक तरह से हिमाचल प्रदेश के लिए योगदान रहा और हिमाचल के लिए आगे बढ़कर के में जो कांग्रेस के मित्र हमारे कुछ कहते हैं कि क्या मिला हिमाचल प्रदेश को, बल्क ड्रग फार्मा का जो एक प्रोजेक्ट जो है जो पूरे देश भर में मात्र 3 मिले, उसमें से 1 हिमाचल प्रदेश के हिस्से आया। मेडिकल डिवाइस पार्क पूरे देश में 3 मिले, 1 हिमाचल प्रदेश के हिस्से में आया। पूरे देश भर में शुरू के दौर में अगर वंदे भारत ट्रेन की अगर शुरुआत हुई तो हिमाचल प्रदेश के ऊना से हुई। और आज हिमाचल जैसे छोटे प्रदेश में चारों तरफ कनेक्टिविटी की दृष्टि से 4 लेन के काम चल रहे हैं, नेशनल हाईवे के काम चल रहे हैं। उन सारी बातों पर अगर हम बात करते हुए आगे बढ़ेंगे तो मुझे लगता है कि बहुत समय लगेगा, लेकिन मुझे लगता है कि आज के इस अवसर पर हमको एक बात और भी हमको जिसका जिक्र करना है। पिछले कल हिमाचल प्रदेश में कांग्रेस की सुखू सरकार के 6 महीने का कार्यकाल पूरा और 6 महीने के कार्यकाल में आपके सामने इस बात को मैं जरूर कहना चाहूंगा, क्या परिस्थिति आज प्रदेश की हो गई। 6 महीने के छोटे से कार्यकाल में 1000 से ज्यादा संस्थान तो हिमाचल प्रदेश में जनता की मांग पर, जनप्रतिनिधियों के मांग पर हमने खोले थे, जनहित में खोले थे, वहां ताला लगा दिया। डॉक्टर जहां बैठता था 8 महीने से डॉक्टर इलाज कर रहा था, आज डॉक्टर की जगह ताला लगा। तहसीलदार तहसील चला रहा था, 4 महीने से तहसील चल रही थी, तहसीलदार बैठा था, लेकिन आज तहसीलदार की जगह ताला लगा हुआ। एसडीएम का दफ्तर चला था, लेकिन आज वहां पर ताला लगा हुआ। आज से पहले हिमाचल प्रदेश के इतिहास में कभी नहीं हमने देखा कि कोई सरकार सत्ता में आने के बाद विकास के रास्ते को बंद करने पर तुली है, ताला लगाने पर तुली है। आज पूरे हिमाचल प्रदेश के एक कोने से दूसरे कोने तक अगर हम देखें, हर जगह एक ही बात सुनने को मिलती है कि काम बंद है, बिल्कुल बंद है, पूरी तरह से बंद है, पूरी तरह से ठप है। यही देखने को मिल रहा है, ये हकीकत। हमें कहा जाता था कि आप लोन लेते हैं, सुखू भाई आप मत लीजिए ना, मत लीजिए। अरे हमने तो 2 वर्षों में 5000 करोड़ रुपए हिमाचल प्रदेश का लोन लिया और आपने 6 महीने में 7000 करोड़ रुपए हिमाचल प्रदेश में लोन ले लिया। 1000 करोड़ रुपए का ओवरड्राफ्ट हमारे प्रदेश के सामने है। आने वाले समय में परिस्थिति इस प्रकार की बनती जा रही है जहां कर्मचारियों की तनख्वाह मिलना कठिन हो जाएगा, ट्रेजरी बंद हो जाएगी। ये दौर हमारे सामने बहुत दूर नहीं, नजदीक आता दिख रहा है। 6 महीने का कार्यकाल, कहा था, वादा किया था चुनाव के दिनों में, कहा था कि हिमाचल प्रदेश में हम 5 लाख बेरोजगारों को रोजगार देंगे, लेकिन 6 महीने में 6000 से ज्यादा आउटसोर्स कर्मचारी जो किसी व्यवस्था के कारण छोटा काम करने के लिए विवश होते हैं और उनको आज आपने घर भेज दिया।
कोविड के दौरान हमारे हिमाचल प्रदेश में 2000 से ज्यादा ऐसे लोग अपने जीवन को जोखिम में डाल करके काम कर रहे थे, दूसरे की जिंदगी बचाने के लिए काम कर रहे थे। 6 महीने से उनको आपकी तनख्वाह नहीं मिल रही, सैलरी नहीं मिल रही। व्यवस्था परिवर्तन के लिए आया हूं, जिक्र इस बात का होता है। लेकिन प्रदेश की परिस्थिति आप देखिए किस प्रकार की बन गई है। विधायकों को विधायक निधि मिलती थी और वो विधायक निधि को टिकट लगा के वो भी बंद कर दी। पिछले साल की जो हमारी एक किस्त बची हुई थी, जो जनता के कहने पर जनता के विकास के लिए, क्षेत्र के विकास के लिए हम काम में इस्तेमाल करते थे, वो भी बंद कर दी गई। पैसा काट दिया गया उसका। और इसलिए एक बात नहीं, चारों तरफ हम देख रहे हैं कि माफिया राज, हर तरह से माफिया राज। मैं बड़ा दिलचस्प सुन रहा था, एक जगह बिलासपुर में कहीं मांग आई, आंगनबाड़ी के करीब कई शराब का ठेका खोल दिया। आंगनबाड़ी के लोगों, महिलाओं ने विरोध किया कि हम रोजाना यहाँ पर गतिविधियों के लिए, कामकाज के लिए बैठती हैं, यहाँ शराब का ठेका नहीं होना चाहिए। और सरकार की ओर से आदेश हुआ, शराब का ठेका बदलने के लिए उन्हें आग्रह किया था महिलाओं ने, लेकिन शराब का ठेका नहीं बदला, आंगनबाड़ी को ही बदल दिया। आप कल्पना करिए इस प्रकार की परिस्थिति हिमाचल प्रदेश में है। आज भ्रष्टाचार की बातें सुनने को नहीं मिल रही है, देखने को सामने आ रही है। इन सारी बातों का जिक्र करेंगे तो बहुत वक्त लगेगा, बहुत लंबा वक्त लगेगा। गारंटी का जिक्र आपके सामने भाई अनुराग ठाकुर जी ने आपके सामने किया। कहां गई वो गारंटी जिसका जिक्र आप कहते थे कि 1 जनवरी से महिलाओं के खाते में 1500 रुपए आ गए। हिमाचल प्रदेश में हम 300 यूनिट बिजली फ्री देंगे। हिमाचल प्रदेश में बहुत सारी चीजों का हमने जिक्र किया था। गोबर 2 रुपए किलो, दूध गाय का 80 रुपए, भैंस का 100 रुपए, 5 लाख बेरोजगारों को रोजगार, ये सारी बातें कही थी। आज लोग हिमाचल प्रदेश में पूछ रहे हैं कि उन गारंटी का क्या हुआ। भाई और बहनों, मुझे लगता है कि वक्त आ रहा है, अब ये प्रश्न पूछने ही होंगे, चौक पर, चौराहे पर पूछने होंगे। और विधानसभा के अंदर जो जिम्मेवारी हमारे ऊपर है, हम आपके साथ वादा करते हैं हर बात का हिसाब वहां पर हम मांगेंगे। और विधानसभा के अंदर भी और विधानसभा के बाहर भी आप सबका सहयोग, आप सबका आशीर्वाद चाहिए। इस सरकार ने जो 6 महीने के कार्यकाल में जो हिमाचल प्रदेश में जो कारनामे किए हैं, हर जगह विकास बंद पड़ा है। आज 6 महीने के ही कार्यकाल में लोग इंतजार कर रहे हैं, लोग याद कर रहे हैं भारतीय जनता पार्टी की उस 5 वर्ष की सरकार का, जहां हर क्षेत्र में विकास हो रहा था, हर क्षेत्र में काम हो रहा था। इसलिए बहुत सारी बातें, बहुत सारी चीजें 6 महीने में जिक्र करने के लिए हो गई। लेकिन बहुत लंबी बात नहीं कहते हुए मैं इतना ही कहना चाह रहा हूं कि आज हमारे लिए ये अवसर है। मैं आदरणीय अध्यक्ष जी जगत प्रकाश नड्डा जी का मैं हृदय से आभार व्यक्त करता हूं। ये हिमाचल आपका अपना, या हर कार्यकर्ता के साथ, हर व्यक्ति के साथ आपका सीधा संपर्क है। और हिमाचल प्रदेश में आने वाले समय में लोकसभा के चुनाव की दृष्टि से हम कमर कस रहे हैं और हम इस बात को सुनिश्चित करेंगे। 2014 में 4 जीते थे, 2019 में भी 4 जीते थे और 2019 में तो 68 की 68 सीटों पर हमने जीत हासिल की थी और 2024 में भी 4 की 4 जीत करके देंगे। इस बात के लिए हम सब लोगों को लगना है। इतनी ही बात कहते हुए आदरणीय नरेंद्र भाई मोदी जी के नेतृत्व में 9 वर्ष का बहुत शानदार सरकार का कार्यकाल पूर्ण हुआ और हम सब के लिए सौभाग्य की बात है कि 9 वर्ष के बाद भारतीय जनता पार्टी 1 दशक पूरा करना जा रही है और दूसरे दशक की के लिए जो है आहट दे रही है और दूसरे दशक की भी शुरुआत होगी। इतनी बात कहते हुए आप सबका उसमें पूरा सहयोग और समर्थन मिलेगा, ऐसे भरोसे के साथ, इस विश्वास के साथ मैं अपनी बात को यही समाप्त करता हूं। भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। धन्यवाद।
बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय पूर्व मुख्यमंत्री महोदय। आप वो इंतजार की घड़ी समाप्त। इस देवभूमि के नेता को जब हम टेलीविजन में कभी चेन्नई में देखते हैं, कभी बेंगलुरु में देखते हैं, कभी हैदराबाद में देखते हैं, कभी गोवा में देखते हैं, इसी ही देवभूमि के सपूत पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष आज अपने प्रदेश हिमाचल प्रदेश के जिला कांगड़ा के नूरपुर में हम सब के बीच में विराजमान है। मैं बड़े विनम्रता के साथ निमंत्रण दे रहा हूं भारतीय जनता पार्टी के सामान्य अध्यक्ष आदरणीय श्रीमान जयप्रकाश नड्डा जी को कि वो मंच पर आए, हम सबको अपना संबोधन दे। तो नड्डा जी को जय श्री राम, नड्डा जी को जय श्री राम, नड्डा जी को जय श्री राम। बोलिए भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। आज के इस कार्यक्रम में मंच पर उपस्थित हमारे भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश के जुझारू अध्यक्ष डॉक्टर राजीव बिंदल जी, हमारे प्रदेश के पूर्व यशस्वी मुख्यमंत्री सम्मानीय जयराम ठाकुर जी, भारत सरकार में मंत्री और मेरे छोटे भाई अनुराग ठाकुर जी, हमारे राष्ट्रीय उपाध्यक्ष सम्मानीय सौदान सिंह जी, हमारे प्रभारी अविनाश राय खन्ना जी, संजय टंडन जी, हमारे महामंत्री त्रिलोक कपूर जी, हमारे सांसद कृष्ण कपूर जी, सभी मंच पर उपस्थित हमारे विधायकगण, पूर्व मंत्रीगण, पूर्व विधायकगण, सांसदगण और यहाँ इतनी बड़ी संख्या में नूरपुर के क्षेत्र के हमारे कार्यकर्ता बंधु, मीडिया के मेरे साथी, प्रिंट मीडिया और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के मेरे साथी, आज मेरा ये सौभाग्य है कि मुझे आज भारतीय जनता पार्टी के नूरपुर कार्यालय और पालमपुर के कार्यालय का श्री गणेश करने का सौभाग्य मिला है। सबसे पहले तो मैं जब इस देवभूमि में आया हूं तो कांगड़ा के और हिमाचल के तमाम देवी देवताओं को नमन करते हुए अपनी बात को प्रारंभ करता हूं। लेकिन यहां आऊं और मां चामुंडा को नमन न करूं, मैं यहां आऊं मां ब्रजेश्वरी के को नमन न करूं, मैं यहां आऊं और ज्वाला माता को माथा न टेकूं, मां चिंतपूर्णी को याद न करूं, तो शायद मेरी यात्रा अधूरी होगी। इसलिए सबसे पहले इन तमाम देवी देवताओं को नमन करते हुए अपनी बात को प्रारंभ करता हूं। मित्रों, मेरे से पूर्व हमारे साथियों ने आपके साथ बहुत सी बातें की हैं और उन्होंने बड़े तफसील से आपके सामने देश की, प्रदेश की परिस्थितियों पर भी चर्चा की। कुछ बातों पर मैं भी चर्चा करूंगा, लेकिन उसके पहले मैं कार्यकर्ताओं को ये जो कार्यालय आज खुला है, इस कार्यालय से जिन बातों के कारण ये खुला है उस पर मैं खुलासा करना चाहता हूं। जब प्रधानमंत्री मोदी जी 2014 में भारत के प्रधानमंत्री बने और हमारे राष्ट्रीय कार्यालय में 11 अशोक रोड में वो आए और उन्होंने हमारे कार्यालय में बैठकर हम सबसे चर्चा की और मुझे याद है आज भी उन्होंने कहा था, क्योंकि मैं उस समय जनरल सेक्रेटरी के रूप में हेडक्वार्टर इंचार्ज था, तो उन्होंने मुझसे पूछा, नड्डा जी क्या हम सरकारी भवनों में ही कार्यालय चलाएंगे क्या? कभी हमारा अपना कार्यालय भी होगा? और उस समय राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह जी थे। उन्होंने योजना बनाई
भारतीय जनता पार्टी का प्रदेश के हेडक्वार्टर पर प्रदेश का हेडक्वार्टर का कार्यालय बनेगा और प्रत्येक जिले में भारतीय जनता पार्टी का कार्यालय बनेगा। ये उन्होंने शब्द किया। उन्होंने 887 कार्यालयों की रचना की योजना बनाई और आज मुझे खुशी होती है ये बताते हुए कि 500 कार्यालय हमने बना दिए हैं। ये 501 और 502 कार्यालय यानी पालमपुर और नूरपुर, और यहां भी प्रदेश में 8 कार्यालय बन चुके हैं। बाकी जो बचे हैं वह भी बन जाएंगे, ये हमको ध्यान रखना है। 122 कार्यालयों का जमीन को ढूंढने का काम चल रहा है और 116 कार्यालय अभी अंडर कंस्ट्रक्शन है। इसलिए आने वाले समय में सभी कार्यालय समयबद्ध तरीके से बनेंगे और वो आप सबको समर्पित होंगे। मैं यहां ये भी कहना चाहता हूं मित्रों, ये कार्यालय ही नहीं है। आपने देखा होगा, मैं गया हूं, वो एक संस्कार का केंद्र है, वो ऑफिस नहीं है। ऑफिस 10 बजे खुलता है, 5 बजे बंद हो जाता है। बीजेपी के कार्यालय कभी इसके ताले नहीं लगते, ये हमेशा खुला रहता है, 24 घंटा खुला रहता है और यहाँ पर योजनाएं बनती हैं। इसलिए मोस्ट मॉडर्न फैसिलिटीज के साथ बना हुआ ये कार्यालय, आप सबको मुबारक। इस संस्कार केंद्र से आप संस्कार लें और कार्यालय का सदुपयोग करते हुए सभी नूरपुर की सीटों पर आने वाले समय में कमल का परचम लहराएं, कमल को खिलाएं और भारतीय जनता पार्टी को आगे बढ़ाएं। ये इस कार्यालय से मुझे अपेक्षा है। मित्रों, अभी अभी हमारे मित्र अनुराग ठाकुर जी और जयराम ठाकुर जी आपसे मोदी जी के समय के कार्यों के बारे में चर्चा कर रहे हैं। मैं यहां आपको एक बात कहना चाहता हूं। लंबे समय से मैं भी राजनीति में हूं, हिमाचल प्रदेश को भी राजनीति के उतार चढ़ाव मैंने देखे, बहुत से समय देखे। अगर हमने सावन देखा है तो पत्थर भी देखा, अगर हमने हरियाली देखी है तो हमने मुसीबत भी देखी। लेकिन मैं ये कह सकता हूं कि आज भारतीय जनता पार्टी के एक एक कार्यकर्ता का सीना, छाती चौड़ी हो जाती है जब हम ये कहते हैं कि भारतीय जनता पार्टी दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी बनकर के आज खड़ी है। चाइना के कम्युनिस्ट पार्टी की सदस्य संख्या 9 करोड़ है और भारतीय जनता पार्टी की सदस्य संख्या 18 करोड़ है, दुगनी। ये भारतीय जनता पार्टी। दूसरी बात जो आप लोगों के लिए याद रखने वाली बात है, ये अकेली देश में एक ऐसी पार्टी है जो वैचारिक निष्ठ है, विचारों पर चलने वाली पार्टी है और विचारों के लिए काम करने वाली पार्टी है। बाकी सभी पार्टियां विचार शून्य हो चुकी हैं। सत्ता के लिए, कुर्सी के लिए, किसी भी किस्म का समझौता करने के लिए तत्पर। आज मुझे कई बार हंसी भी लगती है और आश्चर्य भी लगता है। कम्युनिस्ट पार्टी और सीपीएम दोनों हाथ मिला करके चुनाव में उतरते हैं। कहां चली गई आपकी वैचारिक विचार? लेकिन भारतीय जनता पार्टी अकेली पार्टी है। अगर हमने 1952 जनवरी में कहा एक देश में 2 निशान, 2 विधान, 2 प्रधान नहीं चलेंगे, तो 2019 में 6 अगस्त को मोदी जी ने धारा 370 को धाराशाही कर दिया और धारा 370 को समाप्त करके भारत को एक रूप में पिरो दिया, यूनिफिकेशन कंप्लीट कर दिया। कितनी लंबी यात्रा की, 52 से 2019 पार्टी ने स्टैंड नहीं छोड़ा। यही पालमपुर में हमारी पार्टी ने कहा था कि हम भव्य राम मंदिर बनाएंगे। यही पालमपुर में प्रस्ताव पारित हुआ। कहां 93-94, कहां 90 और कहां 2021-22 जो हमने कहा था वो किया और प्रधानमंत्री मोदी जी ने राम जन्मभूमि के स्थान पर शिलान्यास किया और अगले साल
भव्य राम मंदिर बनकर के तैयार होगा, यह हम लोग की वैज्ञानिक इच्छा है। 60 के दशक में 60s में हमने कहा था कि हम परमाणु शक्ति बनेंगे, अणु शक्ति बनेंगे। कांग्रेस पार्टी हमारा मजाक उड़ाती थी। कांग्रेस पार्टी कहती थी ये अणु शक्ति क्या करेगा, नहीं हो पाएगा। मिसेस गांधी ने पोखरण में टेस्ट करने की कोशिश की थी और की भी थी, लेकिन वो सारे के सारे प्रोग्राम रोक दिए। कांग्रेस पार्टी हिम्मत नहीं कर पाई। लेकिन 1998 में अटल बिहारी वाजपेयी ने मई महीने में धूप में मीडिया के सामने कहा, पोखरण में हमने अणु शक्ति का परीक्षण कर लिया है, भारत अणु शक्ति बन चुकी है। ये हमारा विचार है। अगर हमने कहा कि हम ओपन इकोनॉमी में विश्वास करते हैं, कॉम्पिटिटिव इकोनॉमी में विश्वास करते हैं, तो आज मोदी जी के नेतृत्व में हमको देखने को मिल रहा है कि भारत की अर्थव्यवस्था 10वें नंबर से छलांग लगाकर, जिस ब्रिटेन ने हमको 200 साल राज किया, उसको पछाड़कर आज 5वीं सबसे बड़ी इकोनॉमी अर्थव्यवस्था बन गई। ये है अंतर। अगर हमने कहा कि हम विचारनिष्ठ पार्टी है, तो जिन विचारों को लेकर के हम चले, उसको हम निर्णायक मोड़ तक पहुंचाने के लिए हम सब लोगों ने पूरी ताकत लगाई। ये हमको ध्यान में रखना है। मित्रों, हम कैडर बेस्ड पार्टी हैं। ये हमारी अकेली पार्टी है जिसके 6,80,000 बूथ पर बूथ अध्यक्ष है, बूथ पर बूथ कमेटी है, और आप जैसे कार्यकर्ता बूथ पर सिपाही की तरह तैनात है। ये भारतीय जनता पार्टी, ये हमारी अकेली पार्टी है। ये अकेली पार्टी है जिसकी इतनी बड़ी मास फॉलोइंग है। आज हमारे 303 लोकसभा के सदस्य हैं, 93 हमारे राज्यसभा के सदस्य हैं, 15 स्टेट में भारतीय जनता पार्टी का कमल खिला हुआ है। हमारे 1385 विधायक हैं। हमारी पार्टी के सैकड़ों मेयर हैं। हमारी पार्टी के हजारों पंचायत के जिलाध्यक्ष हैं। ये भी हमको ध्यान रखना है। इसलिए हम मास फॉलोइंग वाली पार्टी है, ये हमारा सौभाग्य है। और सबसे बड़ी बात यह है कि हमारे को बड़े गौरव के साथ हम कह सकते हैं, सेवा करना, सुशासन चलाना और गरीब कल्याण के लिए काम करने वाली अकेली पार्टी है तो भारतीय जनता पार्टी है। ये भी हमको ध्यान रखना है। मैं आपको ये भी बताना चाहता हूं कि सारी पार्टियां विचार शून्य तो हुई, सारी पार्टियां अब परिवार की पार्टी में बदल गई। कोई पार्टी नहीं रह गई जहां साधारण कार्यकर्ता भारत का प्रधानमंत्री बन सकता। कोई पार्टी नहीं रह गई जहां मुझ जैसा साधारण कार्यकर्ता भारतीय जनता पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष बन सकता। कोई ऐसी पार्टी नहीं रह गई जहां साधारण परिवार से आने वाला जयराम ठाकुर मुख्यमंत्री बन सकता। कोई ऐसी पार्टी नहीं रह गई जो साधारण परिवार से आकर के भारत का मंत्री बन सकता है। अनुराग ठाकुर की कोई पार्टी, कहने के लिए नहीं कह रहा हूं, नक्शा में आपको बताना चाहता हूं। शुरू करो जम्मू कश्मीर से। मुफ्ती मोहम्मद सईद, उनकी सुपुत्री, वही उसी ने पीडीपी संभाली। ये परिवार की पार्टी नहीं तो क्या है? उमर अब्दुल्ला और फारूक अब्दुल्ला, उसके ऊपर शेख अब्दुल्ला का बेटा फारूक अब्दुल्ला का बेटा उमर अब्दुल्ला। अब नया अब्दुल्ला आएगा, कोई और नहीं आएगा उस पार्टी में, वही अब्दुल्ला आएगा। ये कैसे हुआ? आप पंजाब उठाइए, शिरोमणि अकाली दल, बड़े बादल साहब, छोटे बादल साहब, बाकी सब साहब। आप हरियाणा उठाइए, परिवारों की पार्टी। आप हम उत्तर प्रदेश में किससे लड़ रहे हैं? समाजवादी पार्टी से। कांग्रेस पार्टी खत्म। कौन है समाजवादी पार्टी? मुलायम सिंह की पार्टी, बेटा अखिलेश यादव, परिवार की पार्टी। हम बिहार में किससे लड़ रहे हैं?
लालू यादव, तेजस्वी यादव परिवार की पार्टी। हम बंगाल में किससे लड़ रहे हैं? हम टीएमसी से लड़ रहे हैं। बुआ और भतीजे की पार्टी, ममता और अभिषेक की पार्टी। हम उड़ीसा में लड़ रहे हैं, नवीन बाबू की पार्टी, एक व्यक्ति की पार्टी। तेलंगाना में हम किससे लड़ रहे हैं? केसीआर का बेटा, केसीआर का दामाद, केसीआर की बेटी, यही है तेलंगाना राज्य समिति। हम स्टालिन से लड़ रहे हैं डीएमके में। कौन है स्टालिन? पहले करुणानिधि, बाद में स्टालिन, अब उसका बेटा है। ये सारी पार्टियां महाराष्ट्र में किससे लड़ रहे हैं? शिवसेना, एनसीपी, एक बाल ठाकरे जी के नीचे उद्धव ठाकरे, परिवार की पार्टी। एनसीपी कौन है? शरद पवार, उनकी बेटी, कभी उनको कार्यकारी अध्यक्ष घोषित किया। ये सब परिवार की पार्टी। कौन सा प्रदेश बन गया? अब आप कांग्रेस पार्टी की बात करेंगे तो कांग्रेस पार्टी भी अब माँ बेटा बेटी की पार्टी रह गई, ताकि सब सुनने की जरूरत आ गया। ये मैं आपको इसलिए सुना रहा हूं कि आप भाग्यशाली हैं कि आप ऐसी पार्टी में हैं जहां प्रजातांत्रिक तरीके से विचारों के साथ जुड़ करके आपको काम करने का मौका मिलता है। ये आपको ध्यान रखना है। मैं आपसे भी कहना चाहता हूं, कौन सी ऐसी पार्टी है जिसने सेवा की? कोरोना में सारी पार्टियां लुप्त हो गई। इनके नेता वीडियो कॉन्फ्रेंस में मिलते थे, इनके नेता प्रेस कॉन्फ्रेंस वीडियो से किया करते थे। कोरोना में सब लुप्त हो गए, सब लुप्त हो गए। कोई क्वारंटाइन में चला गया, कोई आईसीयू में चला गया, कोई दिखने को नहीं मिला। लेकिन भारतीय जनता पार्टी के लाखों कार्यकर्ताओं ने बाहर निकल करके कोरोना में लोगों की सेवा की, तो अकेली भारतीय जनता पार्टी। इसलिए सेवा कहने का अधिकार अगर है तो वो भारतीय जनता पार्टी है, सिर्फ भारतीय जनता पार्टी। सुशासन की बात करें तो आज मोदी जी के नेतृत्व में जो सरकार चल रही है, 2014 के पहले क्या तस्वीर थी? 2014 के पहले भ्रष्टाचार से युक्त पार्टियां, भ्रष्टाचार से युक्त सरकार, स्कैंडल पे स्कैंडल, स्कैंडल पे स्कैंडल। आज स्कैम से निकल करके स्कीम पर पहुंच गई। मोदी जी के स्कीम अब आगे और स्कीम के माध्यम से आगे। भ्रष्टाचार से युक्त के साथ साथ पॉलिसी पैरालिसिस। आज हम पॉलिसी पैरालिसिस से निकल करके मजबूत सरकार, दमदार सरकार, निर्णायक सरकार, मोदी सरकार, इस दृष्टि को लेकर के हम आगे बढ़े। और इसीलिए जो ब्लैक स्पॉट था, आज वो भारत ब्राइट स्पॉट बन गया, ब्राइट स्पॉट बन गया। आर्थिक दृष्टि से देखा जाए तो हमने पहले बताया कि ब्रिटेन को पछाड़कर अब हम 5वीं लार्जेस्ट इकॉनमी बन गए। उसी तरीके से हमारे यहाँ 2022 में फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट हमारे यहाँ लगभग $48.8 बिलियन हुआ है, यूएस डॉलर हुआ। स्टील के मैन्युफैक्चर में हम दूसरे नंबर पर आगे खड़े हो गए। ऑटोमोबाइल की मार्केट में हम जापान को पिछाड़कर तीसरे नंबर पर खड़े हैं। इसलिए विकास की दृष्टि से देखा जाए तो एक नहीं, अनेकों कार्यक्रम हमारे चले हैं और इंफ्रास्ट्रक्चर के डेवलपमेंट को आगे बढ़ाया। मित्रों, अगर मैं इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करूं, मेरे से पहले हम आपको दूर क्यों ले जाएं? अगर मैं बात करूं तो पिछले साल 18 लाख करोड़ रुपए इंफ्रास्ट्रक्चर पर खर्च हुए हैं और इस साल 10 लाख करोड़ रुपए इंफ्रास्ट्रक्चर पर, सड़क पर, मेट्रो पर, रेल पर, इस पर खर्च हो रहा है। और आपको दूर क्यों ले जाएं? यही नेशनल हाईवे आपने देखा ना, 20 साल से बन रहा था। अब आप देख रहे हैं कि 4 लेन की स्पीड से बन रहा है। आपको फर्क नजर आ रहा है कि नहीं आ रहा है? आपको चक्की से चंबा की सड़क का तो काम दिखता है कि नहीं दिखता? आपको एक गंगा वाली सड़क पर काम दिखता है कि नहीं दिखता? ये बताता है कि ये जो 18 लाख करोड़ रुपए और ये 10 लाख करोड़ रुपए जो इस साल खर्च हो रहा है, वो आपकी नूरपुर और कांगड़ा की धरती पर भी लग रहा है। इसको भी हमको याद रखना। उसी तरीके से आज रेलवे ट्रैक की बात करें, दुनिया का सबसे ऊंचा ट्रैक रेल का वो कहीं और नहीं बन रहा है, वो हिमाचल प्रदेश में बन रहा है। वो बिलासपुर ले लाइन बन रहा है और उसका काम तेजी से बिलासपुर में चल रहा है। इसलिए विकास की बात करें, 70
साल में 74 एयरपोर्ट बने और मोदी जी के राज में 9 साल में 74 एयरपोर्ट बनकर के तैयार हुए। ये भी हमको ध्यान रखिए। अगर हम राष्ट्रीय सुरक्षा की बात करें, तो एक कांग्रेस का डिफेंस मिनिस्टर थे, कहते थे कि बॉर्डर में रोड नहीं बनाना, यही हमारी स्ट्रेटेजी है, यही हमारा डिफेंस है कि हम बॉर्डर पर रोड नहीं बनाएंगे। और आप पहाड़ी लोग और हम पहाड़ी लोगों को मालूम है कि बॉर्डर पर हमारे लोगों को जाने में कितनी दिक्कत होती है। 9 साल के अंदर मोदी जी ने 13,525 किलोमीटर बॉर्डर पर सड़क बना दी है और ब्रिजेश के साथ उसको 3 साल में पूरा किया। उसी तरीके से ग्रामीण सड़क वो 3,28,000 किलोमीटर यह भी देश में बनकर के तैयार हुआ। सामाजिक कार्यक्रम की दृष्टि से अगर देखा जाए तो चाहे प्रधानमंत्री आवास योजना, प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना, 80 करोड़ की जनता को मुफ्त अनाज देना, उज्ज्वला योजना, उजाला योजना, प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि, प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, एक पर एक योजनाएं जो है वो सारी की सारी चलाई गई है और उसमें लोगों को लाभ मिले इस बात का प्रयास हुआ। इसलिए गांव, गरीब, वंचित, पीड़ित, शोषित, दलित, किसान, युवा, महिला, इनकी चिंता अगर की है तो नरेंद्र मोदी जी की सरकार ने चिंता की है, ये हमको ध्यान रखना। मैं इस बात को जब आगे बढ़ाता हूं तो मैं आपसे यह भी कहना चाहता हूं, हमारे भी कुछ साथियों ने आपसे चर्चा की है। आज देखिए देश की दुनिया में इज्जत कैसे बढ़े। आज प्रधानमंत्री को ब्रिटेन का पूर्व प्रधानमंत्री कैमरून मोदी जी के सामने खड़ा होकर के बोलता है कि वह दिन दूर नहीं है। पहले बोलते हैं कि भारत ने इस बात को पूरा कर दिया कि एक चाय वाले को प्रधानमंत्री बना दिया। दूसरी बात कहते हैं कि वह दिन दूर नहीं है जब भारतीय मूल का व्यक्ति ब्रिटेन का प्रधानमंत्री बनेगा। जिस देश ने हमको 200 साल राज किया उसका प्रधानमंत्री बोल रहा है कि समय आएगा जब ब्रिटेन का प्रधानमंत्री भारतीय मूल का होगा। और आज ऋषि सुनक ब्रिटेन के प्रधानमंत्री के रूप में विराजमान है, यह भी आपको देखना है। मैं ये भी आपको बताना चाहता हूं, अभी बताया कि ब्रिटेन के ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री ने कहा मोदी यू आर द बॉस। ये छोटी घटना नहीं है। न्यूजीलैंड का प्रधानमंत्री न्यूजीलैंड से उड़ करके सिडनी में आकर ऑस्ट्रेलिया में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मिलता है। न्यू गिनी पपुआ न्यू गिनी का प्राइम मिनिस्टर जब जहां से प्रधानमंत्री उतरते हैं तो पांव छूकर अभिवादन करता है। ये छोटी घटना नहीं है। ये छोटी घटना नहीं है कि सबसे उच्च सम्मान उस देश का वो भारत के प्रधानमंत्री जी को दिया जाता है। अब अमेरिका जा रहे हैं प्रधानमंत्री जी। जो बाइडेन ने क्या कहा? जो बाइडेन ने कहा कि मुझे आपका ऑटोग्राफ चाहिए। आपके प्रशंसक मेरे से ज्यादा अमेरिका में हैं। आप अमेरिका आ रहे हैं, आपके लिए हमने डिनर रखा है, स्टेट डिनर। मेरे से लोग कंप्लेन कर रहे हैं कि हमें भी निमंत्रण दो, हम भी मोदी जी को मिलना चाहते हैं। ये आज भारत की स्थिति है और इस तरीके से भारत का स्थान बना। लेकिन एक बात और भी मैं कहना चाहूंगा और वो दुख के साथ कहना चाहूंगा कि जब हम लोग इस तरीके से देश को दुनिया में मोदी जी ने स्थापित किया है तो कांग्रेस पार्टी का युवराज भारत की प्रजातंत्र को बचाने के लिए इंग्लैंड जिसने 200 साल हमारे ऊपर राज किया उसके पास जाकर के कह रहा है कि भारत में प्रजातंत्र बचाओ। यानी देश की गरिमा को गिराने में कोई कसर नहीं छोड़ रहे, कोई कसर नहीं छोड़। अरे युवराज, मोदी जी का विरोध करते करते तुम देश का विरोध करने लगे। तुम भारत की परंपराओं का, संस्कृति का मजाक उड़ाते हो। आप सेंगोल के सामने जिसको लोकसभा में स्थापित किया प्रधानमंत्री जी ने, सेंगोल, इस सेंगोल पर जब प्रधानमंत्री शास्त्रांग दंडवत करते हैं तो उसका मजाक बनाते हो और भूल जाते हो कि यही सेंगोल तेरे दादाजी को दिया गया था और तुम्हारे दादाजी ने
वॉकिंग स्टिक बना दिया, ये हमारे लिए शर्म की बात है, ये हमारे लिए शर्म की बात है। और उसी को फिर से प्रधानमंत्री जी ने चोल डायनेस्टी में मठों के द्वारा पूज किया हुआ राष्ट्रभक्ति का प्रतीक, राष्ट्र धर्म का प्रतीक, सेवा भाव का प्रतीक, देश की अस्मिता का प्रतीक, उस सिंबल को फिर से लोकसभा में स्पीकर के पीछे उसको स्थापित किया, ताकि प्रजातंत्र धर्म के आधार पर चले, राष्ट्र धर्म के आधार पर चले, कोड ऑफ कंडक्ट पर चले, भारत के संविधान पर चले। और तुम उसका मजाक उड़ाते हो, ये तुम्हारी स्थिति हो गई है। इसी तरीके से आप बोलते हो कि आप भारत छोड़ोगे, आपने तोड़ने में कसर क्या छोड़ी है? क्या कारनामे नहीं किए आपने? जिन लोगों ने नारा लगाया अफजल हम शर्मिंदा हैं, तेरे कातिल जिंदा हैं, उनके साथ तुम जाकर जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी में हाथ से हाथ मिलाकर के खड़े हो गए। जिन लोगों ने कहा, जिन लोगों ने नारे लगाए भारत तेरे होंगे टुकड़े टुकड़े इंशाअल्लाह इंशाअल्लाह, उनके साथ तुम हाथ मिला करके जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी में खड़े हो गए। किस मुंह से तुम भारत जोड़ने की बात करते हो? पहले इस दुनिया से माफी मांगो, देश से माफी मांगो। राहुल गांधी ने आपको माफी मांगनी पड़ेगी। देश जानता है कि आप तोड़ने वालों के साथ खड़े हो, आप जोड़ने की बात नहीं करते। और मैंने पहले भी कहा कि ये जो तुम दुकान खोल करके बैठे हो, ये नफरत का मेगा शॉपिंग मॉल खुला है, नफरत का मेगा शॉपिंग मॉल। ये तुम्हारी स्थिति है। प्रदेश के बारे में अभी जयराम जी आपके सामने बता रहे, छल करके राजनीति में सत्ता में आ जाना ये एक बार होता होगा। मैं आपको बताना चाहता हूं मित्रों, तैयार रहो, अच्छे से काम में जुटो। काट की हांडी बार बार नहीं चढ़ती है, भारतीय जनता पार्टी आगे आएगी और पूरे विकास के साथ काम को करेगी। इस बात को भी मैं आपको मित्रों, अभी हिमाचल की बात हुई है, मैं कुछ बातों की तरफ आपका ध्यान दिलाना चाहता हूं। ये 3 मेडिकल कॉलेज आपको मिले, नाहन में मिला, हमीरपुर में मिला और आपको सिरमौर चंबा में मिला। कभी सोचा था? एक ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज मिला, एक इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट मिला, एक इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी मिली। कौन से विकास के काम आपके लिए? आज हम प्रयास कर रहे हैं कि मंडी के फल वैली में एक एयरपोर्ट बने और वो इंटरनेशनल स्टैंडर्ड का एयरपोर्ट बने, ताकि हिमाचल विकास कर सके। मैं आपसे एक ही निवेदन करना चाहता हूं मित्रों, हम सब राजनीतिक कार्यकर्ता हैं, हम सब लोगों को राजनीति की गहराई को समझना है। हम सेवा, सुशासन और गरीब कल्याण के लिए समर्पित हैं, इसलिए हमें रुकना नहीं है, हमें काम में जुटना है, आगे बढ़ना है और अपने मंजिल तक पहुंचे बगैर आराम नहीं करना है। और हमारा मंजिल भारत को अमृत काल में 2047 में विकसित राष्ट्र बनाना है, डेवलप नेशन बनाना है, सबसे आगे खड़ा करना है। इसके लिए आपको काम में जुटना है। आपने मेरी बात सुनी, आपको बहुत बहुत धन्यवाद। एक बार पुनः आपको कार्यालय की बहुत बहुत बधाई। बोलो नड्डा जी को जय श्री राम, नड्डा जी को जय श्री राम। बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय अध्यक्ष महोदय। मेरा निवेदन है स्थानीय विधायक श्री रणजीत सिंह निक्का जी से, वो मंच पर आए और आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी और आए हुए सभी मनोभावों का धन्यवाद करने से भारत माता की, भारतीय जनता पार्टी। आज हमारे बीच में हमारे मेहमान और राष्ट्र के अध्यक्ष श्री जगत प्रकाश नड्डा जी, हमारे बीच में माननीय श्री अनुराग ठाकुर जी बड़े भाई, हमारे बीच में हमारे प्रदेश के अध्यक्ष डॉक्टर राजीव बिंदल जी, हमारे बीच में हमारे पूर्व मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर जी, मैं समस्त हमारे भारतीय जनता पार्टी के कर्मठ कार्यकर्ता और विभिन्न बूथों से आए हुए हमारी मातृ शक्ति, युवा शक्ति, हमारे बुजुर्ग,